Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is obstetric MCQs. तो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग एंड द प्रीनेटल डायग्नोसिस. ओके, सही हो गया. तो स्टार्ट करते हैं. जो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड है उससे आप हर चीज़ का पता लगा सकते हो एक्सेप्ट. ओके, तो आप सर्वाइकल लेंथ देखते होते अल्ट्रासाउंड से, लेकिन कन्फर्मेशन ऑफ फीटल लाई आप इससे देख नहीं सकते अल्ट्रासाउंड से, खासतौर पर 18 वीक्स पर. लाई के लिए तो आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा. ओके, जो था फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेटिंग स्कैन इज इनकरेक्ट. जो डेटिंग स्कैन होता है, ओके, इसके बारे में क्या बात गलत है? तो अल्फा ऑप्शन ही गलत है. 22 वीक्स पे नहीं होता. 22 वीक्स पे तो नॉर्मली स्कैन या टारगेट स्कैन था. 11 to 14 वीक्स में डेटिंग स्कैन होता है. ओके, सही हो गया. तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है. फॉर एग्जांपल एग्जैक्ट कैलकुलेशन ऑफ जेस्टेशनल एज है, जिससे आप क्या करोगे, इंडक्शन ऑफ लेबर की जरूरत कम से कम होगी. एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी आप देख सकते होते हैं. क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं. ओके, कौन सी कंजेनिटल एनोमली, ओके, ऑब्स्टैट्रिक स्कैन से पिक नहीं हो सकती एट 12th वीक ऑफ जेस्टेशन. ऑब्स्टैट्रिक के अंदर आपने वीक्स को बहुत अच्छे से देखना होता है, क्योंकि एमसीक्यूज यहीं से आते होते हैं. ओके, तो बेस्ट ऑप्शन इज कार्डिक स्ट्रक्चरल अबनॉर्मैलिटीज. जो कार्डिक स्ट्रक्चरल अबनॉर्मैलिटीज होती है वो 20 से लेकर 22वें हफ्ते तक होती है. ओके, 12वें हफ्ते पे कभी भी नहीं होती. बाकी सारी आप पिक कर सकते हैं. एनसेफली, गैस्ट्रोशाइसिस, ये हो सकता है. नाइस गाइडलाइंस के मुताबिक जो अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज है उसमें आपने अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी क्या रखनी होती है. ओके, अभी नाइस गाइडलाइंस आपने इसको रट्टा मारना है. नाइस गाइडलाइंस के मुताबिक एक होना चाहिए डेटिंग स्कैन और दूसरा होना चाहिए नॉर्मली स्कैन. सही हो गया. ओके, 2 अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, नॉर्मली और डेटिंग स्कैन है. अनकॉम्प्लिकेटेड के अंदर, कॉम्प्लिकेटेड में आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीनेटल टेस्ट फॉर फीटल वेलबींग. तो कौन सा एंटीनेटल टेस्ट नहीं होता फीटल वेलबींग के लिए? ओके, बेस्ट ऑप्शन इज फीटल स्काल ब्लड सैम्पलिंग. जो फीटल स्काल ब्लड सैम्पलिंग होती है, ओके, ये इंट्रा पार्टम टेस्ट होता है, ये एंटी पार्टम नहीं होता है. लेबर के टाइम पे करते होते हैं. रिएक्टिव सीटीजी इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. जो रिएक्टिव सीटीजी डेट शो करता है कि फीटस की गुड कंडीशन है, और ये आपने 30 मिनट तक रिकॉर्ड करनी होती है. रिएक्टिव सीटीजी में क्या होता है, बेसलाइन हार्ट रेट आपका 110 से 160 होता है. बेसलाइन वेरिएबिलिटी 10 से लेकर 25 तक होती है. ओके, नो एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन तो 2 या 2 से ज़्यादा होती है. ओके, लेकिन डिसेलरेशन आपको कोई नहीं देखने को मिलती. ओके, सही हो गया. हाँ, आगे ये हो जाएगा. ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिड्यूस फीटल मूवमेंट्स है. फीटल मूवमेंट्स कम हुई हुई है. नॉन स्ट्रेस टेस्ट में पता लगा कि फीटल हार्ट रेट 90 है, कम हुआ हुआ है, और वो मेडिसिन इसने ली हुई है मदर ने. तो कौन सी ड्रग ली है माँ ने? ठीक हो गया. ओके, तो बेस्ट ऑप्शन इज बीटा ब्लॉकर. ओके, सही हो गया. सारी की सारी ड्रग्स प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, लेकिन जो ब्रेडिकार्डी है बीटा ब्लॉकर की वजह से हो सकता है. सही हो गया. बाकी जो ड्रग है साल्बुटामोल, रिटोट्रीन, ये बीटा 2 स्टिमुलेंट होती है, बीटा 2 एगोनिस्ट होती है. सीटीजी ऑफ प्राइमरी ग्रेविटा, जिसमें बेसलाइन हार्ट रेट ज़्यादा है. टकीकार्डिया हुआ है. वो पहले ब्रेडिकार्डिया का कास पूछा हुआ था, वो प्रोपेनोलोल था. टकीकार्डिया का कास सारे के सारे है एक्सेप्ट, ओके, एनीमिया और इन्फेक्शन की वजह से तो टकीकार्डिया होता है. मैटरनल हाइपोथायराइडिज्म, इसकी वजह से टकीकार्डिया नहीं आता, इसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया होता है. ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि ओके, एक फीमेल आई है, G2P1 है, ग्रेविडा 2 पैरा 1 है. बेस्ट मेथड ऑफ फीटल मॉनिटरिंग इन दिस फीमेल. ओके, सही हो गया. बेस्ट मेथड क्या होगा फीटल मॉनिटरिंग का? ओके, ठीक हो गया. अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी में हम क्या करते होते हैं, बेस्ट मेथड या फीटल सर्विलेंस हम किससे करते होते हैं? ओके, बेस्ट ऑप्शन इज इंटरमीडिएट ऑस्कल्टेशन विद फीटोस्कोप. सही हो गया. ओके, यानी जो इंट्रापार्टम फीटल सर्विलेंस होती है वो किससे करेंगे हम? इंटरमिटेंट ऑस्कल्टेशन करोगे. ऑस्कल्टेशन के लिए पिनाट, स्टेथोस्कोप या फीटोस्कोप करेंगे. कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग कर सकते होते हैं लो रिस्क प्रेगनेंसी में. ठीक हो गया, लेकिन उसमें सी सेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. नेक्स्ट आगे चलते हैं. बायोफिजिकल प्रोफाइल इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग. तो निमोनिक याद रख लेना, ट्यूबरकुलस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस. टी से टोन, बी से ब्रीदिंग मूवमेंट, ओके, एम से मूवमेंट्स है या ग्रॉस बॉडी मूवमेंट्स है. इसके अलावा और क्या होता है? इसके अलावा आपके लाइक एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम आप चेक करते होते हैं. ओके, सो नॉन स्ट्रेस सीटीजी होती है. तो इसमें 5 चीज़ आपको मैंने बता दिया है. नॉन स्ट्रेस टेस्ट होता है. ओके, तो ये अल्ट्रासाउंड से करते हैं फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स. इसमें फीटल आई मूवमेंट्स नहीं आती. ओके, अब ये बायोफिजिकल प्रोफाइल कैलकुलेट करने को आ रहा है. ओके, बायोफिजिकल प्रोफाइल काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है. सही है. इसमें स्कोर या तो 0 होता है या स्कोर 2 होता है. ठीक हो गया. तो आपने इसको कैसे कैलकुलेट करना होता है, और इसको किस बंदे ने बनाया था, उस बंदे का नाम है मैनिंग. ओके, अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है? सबसे पहले है नो फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट्स. ओके, या तो स्कोर 0 होगा या स्कोर 2 होगा. नो फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट, डेट मीन स्कोर क्या हो गया? ओके, 0 हो गया. ओके, क्लियर. इसके बाद हम आगे चलते हैं. नो 3 फीटल मूवमेंट्स है. ओके, अब फीटल बॉडी मूवमेंट यस 3 आनी चाहिए. स्कोर 2 हो गया, तो 2 आप प्लस कर लेना आपने. इसके बाद नेक्स्ट चीज़ बताई भी है, नो एपिसोड ऑफ लिम्फ फ्लैक्शन. ओके, नो एपिसोड ऑफ लिम्फ फ्लैक्शन मतलब स्कोर 0 हो गया. स्कोर वैसे के वैसे 2 पड़ा हुआ है. लार्जेस्ट पॉकेट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज 2 सेंटीमीटर, यानी 1 से ज़्यादा है तो स्कोर 4 हो गया. ओके, इसके अलावा रिएक्टिव सीटीजी है तो स्कोर क्या हो गया आपका? ऑलमोस्ट
ओके 6 हो गया, समझ आ गया मैंने कैसे कैलकुलेट किया। ओके तो स्कोर आ गया 6 आ गया। ओके अगर स्कोर आपका 8 या 10 हो आपने कोई एक्शन नहीं लेना, और जो रिपीट असेसमेंट करनी है अगर स्कोर 6 है और अगर स्कोर 4 या 2 है तो आपने क्या करना है, फ़ौरन डिलीवरी करनी है। इसके बाद नेक्स्ट है कि ओके अम्प्लाइकल आर्टरी डॉपलर के लिए रेफ़र किया गया 32 वीक्स ऑफ जेस्टेशन है, IUGR वाला बेबी है। ओके तो यूज़ ऑफ दिस मोडालिटी इज एसोसिएटेड विद, तो ये जो मोडालिटी आप यूज़ कर रहे हैं अल्ट्रासाउंड डॉपलर, ओके इसकी वजह से क्या हो सकता है। ओके लाइक जो डॉपलर अल्ट्रासाउंड है इसकी वजह से पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट काफ़ी कम हो जाता है। सही हो गया। आगे द साइंस ऑफ फीटल एसिडीमिया इज फॉल ऑफ रेजिस्टिव एंड पल्सिटिलिटी इंडेक्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल, तो कौन सी वेसल आपने करनी होती है, मिडल सेरेब्रल आर्टरी। ओके जब भी फीटल हाइपोक्सिया होता है तो जो मिडल सेरेब्रल आर्टरी है उसका पल्सिटैलिटी इंडेक्स बढ़ जाता होता है। क्यों क्यों बढ़ जाता होता है। ओके सॉरी पल्सिटैलिटी इंडेक्स कम हो जाता है। ओके क्यों कम हो जाता है, क्योंकि सेरिब्रल सर्कुलेशन ओपन होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये ऑपोजिट होता है पल्सिटैलिटी इंडेक्स ऑफ अयोर्टा डक्टस विनोसिस इंफीरियर वेना केवा। इन शॉर्ट आपने ये याद रखना है कि जब भी ना फीटल हाइपोक्सिया होता है तो ब्रेन की वेजोडाइलेशन होती है, बाकी सब जगह पे वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, तो जो पल्सिटैलिटी है वो क्या हो जाएगी, वेजोडाइलेशन की वजह से कम हो जाएगी। ओके ठीक हो गया। बस आपने ये याद रख लेना है, जो अम्ब्लाइकल आर्टरी का जो पल्सिटैलिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है ड्यू टू प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, ताकि अगर प्लेसेंटा से ब्लड फ्लो कम आ रहा है तो अम्ब्लाइकल आर्टरी डायलेट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। फॉर डिटेक्शन ऑफ फीटल एनीमिया, एनीमिया के लिए कौन सी डॉपलर स्टडी करेंगे। ओके जब भी फीटल एनीमिया तो आपने मिडल सेरेब्रल आर्टरी के पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी देखनी है जो कि बढ़ जाती है। तो फीटल एनीमिया को देखने के लिए आपने क्या करना होता है, मिडल सेरेब्रल आर्टरी जो कि RH इम्यूनाइजेशन वाले में करते होते हैं या ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम में करते होते हैं, क्योंकि इनमें एनीमिया होता है। ओके एक पेशेंट है 32 वीक्स पे आई है, प्रीक्लेम्शिया है, अम्ब्लाइकल आर्टरी डॉपलर किया गया जिसमें रिवर्स एंड डायस्टोलिक फ्लो बताया हुआ है। रिवर्स एंड डायस्टोलिक फ्लो डैट मीन्स के काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस है। ओके ठीक हो गया। तो बेस्ट ऑप्शन इज इमीडिएट डिलीवरी विद इन द 24 आवर्स। ठीक हो गया। तो फीटल सर्विलेंस के लिए अगर एब्सेंट एंड डायस्टोलिक फ्लो है तो आपने डिलीवरी एक हफ्ते तक करनी है, अगर रिवर्स है तो आपने फ़ौरन करनी है क्योंकि हाइपोक्सिया काफ़ी सीवियर है। 75 पे चलती है। 3D और 4D अल्ट्रासाउंड होती है, किस चीज़ को डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ओके ये क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट को डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसके अलावा फीटल स्पाइन को देखने के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 76 है इन्वेसिव टेस्ट फॉर प्री नेटल डायग्नोसिस, तो इन्वेसिव टेस्ट फॉर प्री नेटल डायग्नोसिस। ओके सही हो गया। तो एक ही टेस्ट है कोर्डोसेंटिसिस, बाकी सारे नॉन इन्वेसिव टेस्ट होते हैं। ओके सही हो गया। कोर्डोसेंटिसिस में 2 से लेकर 5% मिस कैरेज का चांस होता है, और ये कब करते हैं, 20th वीक पे करते हैं। ओके और वही RH इम्यूनाइजेशन वाले केस में। ओके सही हो गया। विच आर द फॉलोइंग डिजीज इफ डायग्नोस बाय अल्ट्रासाउंड इज नॉट फॉलोड बाय इन्वेसिव टेस्ट, तो जिसके लिए इन्वेसिव टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, गैस्ट्रोशाइसिस। ओके ठीक हो गया। गैस्ट्रोशाइसिस के अलावा बाकी सारे डिजीज है जिसमें क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिनके लिए आपको एमनियोसेंटेसिस या CVS करना है, लेकिन गैस्ट्रोशाइसिस में कोई भी नहीं होता। हाँ इसमें जो गट होती है वो कहने का मतलब है अनकवर्ड हुई होती है, एमनियोन और एमनियोन से कवर नहीं होती, पेरिटोनियम से कवर नहीं होती। ओके एमनियोसेंटेसिस करते हैं फॉर कंफर्मेशन ऑफ डाउन सिंड्रोम, तो एमनियोसेंटेसिस कब करते होते हैं, कितने वीक्स पे करते होते हैं, बेस्ट ऑप्शन इज 15 वीक्स। 11वें हफ्ते पे CVS, 15वें पे एमनियोसेंटेसिस, 20वें हफ्ते पे कॉर्डोसेंटेसिस करते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 79 है। क्वेश्चन नंबर 79 के अंदर आ जाते हैं। तो CVS के बारे में क्या बात ठीक है, जो CVS होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस को डायग्नोस करने के लिए होता है। बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। जो अल्फा ऑप्शन है ओके 14 पेनी 11 वीक पे किया जाता होता है। उसके जो फुल कल्चर होते हैं वो आपको 7 से लेकर 10 डेज में मिलती होती है। मिस कैरेज रेट 2% होता है। ओके और ये विजाइनल रूट से नहीं किया जाता, एब्डोमिनल रूट से क्या होता है, मेनली अल्ट्रासाउंड गाइडेड होता है। वजाइना से भी कर सकते हैं लेकिन अल्ट्रासाउंड गाइडेड होता है, विदाउट नहीं होता। इसके बाद डाउन सिंड्रोम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन क्वाड्रपल टेस्ट। ओके क्वाड्रपल टेस्ट में कौन सा इंक्लूडेड नहीं होता, पैप ए इंक्लूड नहीं होता, इंटीग्रेटेड टेस्ट में या डबल वाले में टेस्ट होता है। सही हो गया। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी या सेकंड ट्राइमेस्टर में क्वाड्रपल टेस्ट आ जाएगा जिसमें पैप नहीं होता। ओके ठीक है। जो पैप बीटा CG फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आता होता है। अल्फा फीटो प्रोटीन अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रायोले कम हो जाती है, बीटा एस्ट्रोजन इनहिबिन बढ़ जाता होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बीटा CG, और पैप ए कराते होते हैं और न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी कराते होते हैं। न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी 3 मिलीमीटर से ज़्यादा हो और बीटा CG और पैप ए का लेवल ज़्यादा हो तो डाउन सिंड्रोम को बताता है, जिसको कंफर्मेशन करने के लिए आपने इन्वेसिव टेस्ट कराने हैं, फॉर एग्जांपल CVS या एमनियोसेंटेसिस। ओके इसके बाद नेक्स्ट है कि चांसेस ऑफ हैविंग अ फीटस विद डाउन सिंड्रोम। ओके तो कितना होता है। ओके तो कहते हैं कि जो माँ की एज जितनी बढ़ेगी उतना ज़्यादा डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर 20 साल है तो फिर 1 in 2500, और अगर 35 है तो 1 in 350, और अगर 40 से है तो ये 1 in 100, और अगर 45 है तो ये 1 in 25। 1 in 25 को याद कर लेना। मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन किस कंडीशन में कम होगा, किस में ज़्यादा हो जाएगा। जो मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में बढ़ जाता है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट में बढ़ जाता है,
ओके, मल्टीपल प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है, लेकिन ये कम हो जाएगा डाउन सिंड्रोम वाले में, जबकि बढ़ेगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वाले में। ओके, न्यूक्लियर ट्रांसलुसेंसी के बारे में क्या बात ठीक है। ओके, बेस्ट ऑप्शन इज मेजरमेंट ऑफ मोर देन 3.5 मिलीमीटर, ये क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी को शो करता है। न्यूक्लियर ट्रांसलुसेंसी नॉन इन्वेसिव स्क्रीनिंग टेस्ट होता है डाउन सिंड्रोम में। 11 to 14 वीक्स में क्या रहता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या रहता है, अल्ट्रासाउंड से क्या रहता है। ओके, 3.5 का आपने रट्टा मार लेना है। 84 पे चलते हैं। 84 में है कि ओके, एक प्राइमरी ग्रेविटा, सॉरी फॉर इंटरप्शन। अच्छा, हम ये बात कर रहे थे कि एक यूनिवर्सिटी लेक्चरार है, ओके, वो 8 वीक ऑफ जेस्टेशन पे प्रेजेंट किया है। ओके, इसने नेट पे सर्च किया हुआ था डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस के बारे में, सेल्फ फ्री फीटल डीएनए के बारे में, तो उसके बारे में क्या बात ठीक है। ओके, तो बेस्ट ऑप्शन इज इट इज़ अ पार्ट ऑफ नॉन इन्वेसिव प्री नेटल टेस्टिंग है। जो सेल्फ फ्री फीटल डीएनए 9th वीक के बाद हम निकाल सकते होते हैं, नॉन इन्वेसिव प्री नेटल टेस्टिंग के अंदर आते होते हैं। रूटीनली परफॉर्म नहीं करते, लेकिन ये फ्यूचर में शायद करेंगे। तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, बल्कि स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। सेल्फ फ्री फीटल डीएनए इज यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग ऑफ फॉलोइंग फीटल डिजीज एक्सेप्ट फॉर, जो सेल्फ फ्री फीटल डीएनए होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए यूजफुल नहीं होता, लेकिन ये बाकी फीटल ब्लड ग्रुपिंग को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये आरएच आइसोमिनाइजेशन में भी कर सकते हैं। फीटल कैरियोटाइप मालूम करेगा, तो हम इसलिए तो हम इसको एकॉन्ड्रोप्लेजिया एक्सीडेंट रिसेसिव डिजीज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते होते हैं, लाइक बाई पीसीआर है। क्वेश्चन नंबर 86 है, एकॉन्ड्रोप्लेजिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनहेरिटेड बाय ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। तो ऑटोसोमल रिसेसिव एकॉन्ड्रोप्लेजिया वॉन विलिबरेंट, ये तो ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। हीमोफीलिया एक्सीलेंट रिसेसिव होता है। ड्यूशन ये भी एक्सीलेंट रिसेसिव होता है। ओके, ठीक हो गया। एक है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट फीटेसिस है, तो कितने % रिकरेंस के चांसेस होते हैं। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आफ्टर 1 अफेक्टेड प्रेगनेंसी तो 5% होते हैं, 2 प्रेगनेंसी अफेक्टेड है तो 12%, और 3 है तो 20%। तो बेस्ट ऑप्शन इज ओके 12% आ जाएगा। ओके, ठीक हो गया, क्योंकि इसके 2 प्रेगनेंसी अफेक्टेड है। अगर एक होती तो हम 5% याद रखते। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आर कॉमन इन फॉलोइंग वुमेन एक्सेप्ट फॉर, तो किसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कॉमन नहीं होते। ओके, हैविंग हाइपरथायराइडिज्म इसमें कॉमन नहीं होते, बाकी सब में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकते हैं, डायबिटीज़ में, स्कॉटिश में, ओबीस में। ओके, एक ग्रेविडेड टू पैरिटी 1 वाली फीमेल है, उसका प्रीवियस बेबी स्पाइना बाइफिडा वाला पैदा हुआ था, तो उसको रिकरेंस का प्रिवेंट करने के लिए आपने फोलिक एसिड देना होता है। तो आपने एमसीक्यू पॉइंट याद किया हुआ है। ओके, ठीक है। आप फोलिक एसिड की डोज कितनी देनी है टू प्रिवेंट द रिकरेंस है। अब फोलिक एसिड आपने हर फीमेल में देना होता है। ओके, ठीक हो गया। प्रिवेंशन के लिए आपने 400 माइक्रोग्राम देना होता है, लेकिन ऐसे फीमेल जिसमें बेबी ऑलरेडी बोर्न हो चुका है, तो आपने 4 या 5 मिलीग्राम आपने रट्टा मार लेना। यहाँ पे 5 मिलीग्राम है। 5 मिलीग्राम तो सिकल सेल एनीमिया में भी होता है। ओके, गैस्ट्रोशाइसिस क्या होता है। गैस्ट्रोशाइसिस से कवर नहीं होता, कहने का मतलब है मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता, और ये एसोसिएटेड भी नहीं होता दूसरे डिजीज से, लेकिन ये ओलिगोहाइड्रोमिया से एसोसिएटेड होता है। तो ये कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मेलिटी होती है एंटीरियर एब्डोमिनल वाल की, जिसमें जो बोवल लूप्स होते हैं हर्निएट हो जाते हैं, किसी भी मेम्ब्रेन से कवर नहीं होते। ओके, इसके साथ स्ट्रक्चरल या क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी नहीं हो सकती, लेकिन ओलिगोहाइड्रोमियास हो सकती है। ओके, इससे मिलती जुलती एब्नॉर्मेलिटी है एक्सम फैलोस, जम फैलोसील या एक्सम फैलोस, इसमें क्या होता है, हर्निएटेड बॉवल होता है, ये कवर्ड होता है मेम्ब्रेन से, लेकिन स्ट्रक्चरल या क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज होती है, उसमें पॉलीहाइड्रोमियास होता है। लास्ट 92 है। ओके, मैच करना है करेक्ट कैरियोटाइप को, तो जो 18 है, ओके 18, ओके सॉरी, जो क्लाइनफेलर 47XXY है, जो ट्राइसोमी 13 होती है, ये आपकी पैटी होती है। ट्राइसोमी 21 डाउन होती है। 18 वाली एडवर्ड होती है। 46X0, ओके टर्नर सिंड्रोम, ये भी तो हो सकता है 92 का, लेकिन टर्नर सिंड्रोम में तो मोनोसोमी होता है, ट्राइसोमी तो नहीं होता। 45 होता है, 46 नहीं होता।